नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने फिर कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को संविधान से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। वो संविधान को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, उनका इंडिया अलायंस कुछ भी करेगा और इसके लिए लड़ेगा। उनका नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस के लोग भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उसकी साजिश रच रहे हैं और उसके लिए बैकडोर के रास्ते निकाल रहे हैं, लेकिन हम उसे होने नहीं दे रहे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वह भारत के यदि सत्ता में आए तो जातिगत जनगणना करेंगे और मौजूदा सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वो कराए। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि उनके जो कांग्रेस शासित तीनों राज्य हैं वहां पर जातिगत सर्वे शुरू हो चुका है, जनगणना शुरू हो चुकी है और उसमें वो आंकड़े निकालने की कोशिश हो रही है जिससे कि एक तस्वीर साफ की जा सके। क्योंकि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस बात का किसी को भी ज्ञान नहीं है कि वास्तव में पिछड़े हैं कितने परसेंट। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उन सब का एक आकलन है, लेकिन जरूरत है पिछड़ों के भी आकलन की, क्योंकि सभी में जिस तरह से असमानता है, जिस तरह की स्थितियां हैं, वो चिंताजनक है और इसलिए उन्हें हक देने की जरूरत है। बस यही तो बात है। आज उन्होंने ये बात जब कही तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग जाती है। मिर्ची क्यों लग जाती है इस पर बताता हूं। याद करिए, लोकसभा चुनाव के वक्त भी राहुल गांधी इसको लेकर के आक्रामक थे, आज भी हैं, और जब से उन्होंने यह मुद्दा उठाया है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हिले हुए। इसका नतीजा क्या हुआ? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो देश को, देशवासियों को धर्म के नाम पर तोड़ रही थी, जात के नाम पर तोड़ रही थी, और कैसे इनके अंदर ब्राह्मणवाद है, उस ब्राह्मणवाद के जरिए कैसे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को ये लात मार के बाहर करते थे। वही बात नितिन गडकरी कह देते हैं कि हमारे संघ का यह विचार है, और वह कहते हैं जो जाति की बात करेगा उसको लात पड़ेगी, यानी वो लात मारेंगे उसको, क्योंकि जातियों को हक नहीं देना है। नितिन गडकरी तो ब्राह्मण है। नितिन गडकरी के साथी जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस समय डिप्टी सीएम है, वो भी ब्राह्मण है। तो वह लोग हैं, और पिछड़ों की सीटों पर कब्जा करने का काम कैसे नरेंद्र मोदी ने किया वह भी हमने देखा है। मुझे आज भी याद आता है 1999 यानी 1999 में जब नरेंद्र मोदी हमारे साथ थे, यहीं पर जब मैं पोस्टेड था तो वो भी यहां पर काम कर रहे थे संगठन मंत्री के तौर पे। उस दौर में नरेंद्र मोदी कहते थे कि वो तो बनिया समुदाय से हैं। मैं भी यही समझता था। 2014 के इलेक्शन में यही प्रचारित हुआ था कि मोदी है ये तो बनिया है, तो पूरा बनिया समुदाय इनके लिए टूट पड़ा था। लेकिन 2015 में जब बिहार का चुनाव हुआ तब नरेंद्र मोदी ने अपने आप को घोषित कर दिया कि वो तो पिछड़े हैं, दूसरे और लोग। लेकिन असल में नरेंद्र मोदी ने जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपनी जाति को पिछड़ा घोषित कर दिया था। अब नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा जब घोषित कर दिया था तो पिछड़े में आ गए, उसके लाभ ले रहे। आज उसी बात पे जो आदमी खुद को कहता था मैं चूंकि नीच जात से हूं इसलिए मुझे ऐसे कहा जाता है, मैं ये हूं तो इसलिए कहा जाता है, हालांकि हमारे देश में कभी भी पिछड़ों को नीच जात नहीं कहा गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ये कहते तो जात की बात करते थे, जाति बताते थे। कभी भी हमारे देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे लोग जितने भी हुए, कभी भी जाति और धर्म नहीं बताते थे, वो अपने आप पर लिखे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस ने यह परंपरा डाली
और बखान किया गया, देखिए हम राष्ट्रपति बना रहे हैं दलित, हम राष्ट्रपति बना रहे हैं जो है आदिवासी, हमने प्रधानमंत्री पिछड़ा बना दिया और न जाने क्या क्या। लेकिन क्या सचमुच पिछड़ों को हक मिल गया? आदिवासियों को हक मिल गया? दलितों को हक मिल गया? नहीं मिला। उनका हक छीना जा रहा है। नरेंद्र मोदी जब चुनाव के लिए जाते हैं तो जातियों का बखान तक करने लग रहे हैं। यह हालत हो गई है कि वो महाराष्ट्र में गए आदिवासी बेल्ट में तो उनकी जातियों का बखान करने लगे, और पिछड़ों की बेल्ट में गए तो वहां उनकी जातियों के नाम ले लेकर के गिनाने लग गए, और फिर कहने लगे कि इनमें कांग्रेस लड़ाई करा दी। कांग्रेस तो कहती है कि सब एक होके रहो। और हमें याद है जिन दिनों राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो दूरदर्शन पर एक वो आता था कि अनेक रूप अनेक वो, और उनमें अनेकता में एकता की बात होती थी। आज एकता में अनेकता की बात होने लगी और इस तरह से तोड़ा गया। नरेंद्र मोदी बात करें जाति की, उसके नाम पे तुष्टीकरण करें और दूसरी चीज करें तो साहब कोई बुरा नहीं है। राहुल गांधी किसी जात की बात करे बगैर सिर्फ यह कह दे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उन वर्गों को जिनके हक छीने गए हैं सालों साल वो मिलने चाहिए, तो साहब तकलीफ हो जाती है। यही भाजपा आरएसएस के चरित्र को दर्शाती है। जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस संविधान के जन्म से विरोधी थी, वो आज संविधान को लेकर तमाम बातें करती है। लेकिन जिस कांग्रेस ने संविधान बनाया, संविधान सभा बनाई, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रखा, उन्हें चेयरमैन बनाया प्रारूप समिति का और इतना महत्वपूर्ण काम सौंपा, तो आप सोचिए, तो कांग्रेस तो उसे बचाना ही चाहेगी ना। तो बचाने की लड़ाई लड़ रही है और वही लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, क्योंकि संविधान बचेगा तब आपके अधिकार बचेंगे, तब सब कुछ बचेगा। तो नरेंद्र मोदी बैकडोर से कैसे खत्म कर रहे हैं? आपको उससे क्या लाभ मिलता है? वह संरक्षण मिलता है कि आपको रोजगार में एक आरक्षण मिले। तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? रोजगार को आउटसोर्स कर दे रहे हैं। आउटसोर्स में हमने एक कारपोरेट कंपनी को या बड़ी कंपनी को ठेका दे दिया, वो बाबू भी देगी, वो चपरासी भी देगी, वो माली भी देगी, वो ड्राइवर भी देगी, वो क्लर्क भी देगी, वो सब कुछ दे। अब तो एसडीओ और जो है जेई भी रख दे रही है, सुपरवाइजर दे रही है। तो अब आप समझिए हम उसके थ्रू रखेंगे। हमने कहा हमने तो कोई रिजर्वेशन का उल्लंघन किया ही नहीं है, हम तो वो कंपनी को दिया हुआ है, कंपनी को पैसे देते हैं, कंपनी अपने लोग रखती है। अच्छा, उससे दो चीज, एक तो सरकारी जो पद है वो खत्म हो गया, जिसमें परमानेंट नौकरी मिलती थी, आपको पेंशन मिलती थी, सब कुछ मिलती थी, वो खत्म कर दिया। दूसरा, जब आप आउटसोर्स में गए तो 11-11 महीने का वो आपको कंपनी रखती है कॉन्ट्रैक्ट पे, और वो निकाल कभी भी सकती है, लेकिन वहां आपका शोषण होता है। पहले आपको रखने के नाम पे आपका शोषण किया जाता है, उसके बाद में जब आप रख गए, काम करने लगे, तो साहब आपकी सैलरी से एक कमीशन काट लिया जाता है, और फिर उसके बाद में आपका जितना वो है, इतनी छोटी सैलरी मिलती है, जहां पर आपको पक्की नौकरी होने पे 60,000 रुपए सैलरी मिलेगी, वहां इसमें आपको 15,000 मिलेगी। तो आप इससे समझ लीजिए। इसका एक उदाहरण देता हूं, चंडीगढ़ नगर निगम में जो महीने का बजट है सैलरी का, वो 7.5 करोड़ है, और 7.5 करोड़ में जो आउटसोर्स वाले हैं उनका 4.5 करोड़ है। तो अब आप समझ लीजिए, यानी 3 करोड़ सिर्फ बचा परमानेंट वालों का। यह हालत हो गई, यानी आधे से अधिक वो लोग हो गए, और वो भी 15,000 की सैलरी, 10,000 की सैलरी, 18,000 की सैलरी, 20,000 की सैलरी, बस। और आप शोषण भी कराइए, हर तरह से आपका शोषण होगा।
तो यह बनाया है नरेंद्र मोदी, इसी के खिलाफ राहुल गांधी, और इसमें आपका सारा रिजर्वेशन मार दिया गया। तो अब जो पक्की भर्ती निकल रही वो थोड़ी निकल रही। इसका उदाहरण देता हूं कि एक खबर आज जो है छपी राजस्थान पत्रिका में, और उसमें जो छपा वो आपको जानना चाहिए क्योंकि बेहद जरूरी है जिस तरीके की स्थितियां हुई। ये आप देखिए, वहां पर 34,000 पद थे टीचर्स के, और 34,000 पदों में से हालत यह हुई कि 34,000 में से सिर्फ 2,202 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की गई, बाकी को खत्म कर दिया गया। कहा गया बाकी नहीं करेंगे। क्यों? लिखा है खर्च के डर से सरकार ने खींचे हाथ। 34,000 की जगह सिर्फ 2,202 शिक्षकों की ही भर्ती। अब आप समझिए, इस तरह से पद खत्म किए जा रहे हैं, और जब यूं पद खत्म किए जा रहे हो तो चिंताजनक तो होता ही है। और इसीलिए इस तरह की साजिश होती है। तो यह साजिश चल रही है, जिस तरीके से सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, निश्चित रूप से चिंताजनक है। और यही वजह है कि जिस तरह से हक मारे गए हैं, लोगों की नौकरियां मारी गई, संवैधानिक हक छीने जा रहे हैं, उसी कारण से मणिपुर पिछले 1.5 साल से अधिक वक्त से जल रहा है, बुरे हालात। आज भी वहां घटना हुई है, आप यह देख सकते हैं। तो वहां पर किस तरीके से घर आदिवासियों के फूके जा रहे हैं, सब कुछ है। तो आदिवासी गांव में घर फूक दिए। अब आप एक बात बताइए, आदिवासियों के घर फूके जाएंगे, दलितों को मारा जाएगा, किसी के साथ कुछ किया जाएगा, तो आपका हक कहां रहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख के चले गए। अब वो संविधान सिर्फ एक किताब बन के रह जाए तो फिर आपको फायदा क्या है? तो यही तो ये कर रहे हैं, और इसी के लिए कर रहे हैं। अब आप एक चीज देखिए, अडानी अंबानी इस देश में जो दान करना होता है, जो आम लोगों के लिए कहते हैं, जिसे कहा जाता है CSR, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड होता है, उस फंड को जिस तरह खर्च करके होता है, तो अडानी अंबानी नहीं खर्च कर रहे हैं। अडानी अंबानी से बहुत ज्यादा शिव नाडार खर्च कर रहे हैं, तो वो दान दे रहे हैं, और रईस ये बने हुए। तो इससे इस खेल को आप समझ लेंगे। और ये तो राजघरानों के साथ खड़े होते हैं। आप देखिए, इस समय भी कहीं रानी वो है, कहीं राजा है, कहीं कोई है, इस तरह के लोगों को इन्होंने मंत्री संतरी सब कुछ बना रखा है। तो आप बताइए ना मुझे, कब राजस्थान में या कहीं पे ऐसे व्यक्ति को बनाया गया? तो ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, जो राजा, उन राजाओं को अपने साथ लगा करके और उन्हें अधिकार देते। यह इस बात का स्पष्ट संदेश देता है कि ये आम आदमी को हक नहीं देना चाहते। ये नहीं चाहते हैं आपके पास हक रहे, ये आपके हक छीन करके आपको लूट करके बर्बाद करना चाहते। तो यह खेल है इनका, इसलिए समझने की जरूरत है। आज नरेंद्र मोदी कहते हैं महाराष्ट्र में कि जो महाविकास अघाड़ी है उसको, उसके लूट में, उसके भ्रष्टाचार में, उसकी वो हमें नहीं चलने देनी है, उसका भ्रष्टाचार का ATM नहीं चलने देना है। तो साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस आप उसमें ये बात कह रहे हैं, उसी जो है महाराष्ट्र में आपने सबसे बड़े जो भ्रष्टाचारी थे उन्हें अपने साथ मिला लिया है, और उनके साथ मिलकर के किस तरह से आप कर रहे हैं, तो यह आप समझिए। आप लगातार भ्रष्टाचारियों के ही साथ तो हो रहे हैं, और चाहे अजीत पवार हो, चाहे सिंधे हो, चाहे और दूसरे लोग हो, प्रफुल्ल पटेल हो या और कोई हो, तो सारे भ्रष्टाचारी इनके पास आ जाएंगे। और यही नहीं, महाराष्ट्र में तो आए, आप देखिए पश्चिम बंगाल में सारे भ्रष्टाचारी इनके साथ हैं। असम का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था, वो भी इनके साथ है।
इसी तरीके से देश के तमाम हिस्सों में सारे भ्रष्टाचारी, तो एटीएम कौन बनाए? वो नरेंद्र मोदी बनाए हुए। अब नरेंद्र मोदी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दूसरों पर लांछन लगाते हैं। जाति के नाम पर दंगे फसाद बांटना, नफरत फैलाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन आरोप कांग्रेस पर लगाएंगे। जैसे आज कह रहे थे कांग्रेस लोगों को जातियों में बांटना चाहती। कांग्रेस बांटना नहीं चाहती, कांग्रेस हक देने की बात कर रही। बांटने का काम आप कर रहे हैं और इसके उदाहरण मौजूद है। आप जब हरियाणा में आए तो जाट बनाम पंजाबी, जाट बनाम दलित, जाट बनाम अदर्स करते रहे। आप जब उत्तर प्रदेश पहुंचे तो इसी तरीके से आपने किया, यादव बनाम ये, यादव बनाम वो, यादव बनाम वो। और जब आप मध्य प्रदेश पहुंचे तो आपने वहां पर यही किया। इसी तरीके से आपने राजस्थान में किया और तमाम जगह यही करते हैं। तो यही आपकी राजनीति है। तो नफरत की राजनीति असल में आप करते हैं और फिर कहते हैं कांग्रेस तो मोहब्बत की राजनीति करती थी और वही करती है। आप याद करिए श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में नारा लगता था, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आज भी क्या है? आज भी जातिवाद की बात नहीं हो रही, जातिगत जनगणना की बात हो रही। उनके जिनके हक मारे गए उन्हें हक देने की बात हो रही। और बात हो रही है कि कैसे जिन्होंने सबसे ज्यादा किया है इस देश के लिए और जो करते हैं उनके लिए होना चाहिए। फिर मैं देख रहा था कि इन्हीं के नेता आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, जो यूपी का मुख्यमंत्री है, वो कहता है सफाई आए तो लड़कियां डर जाती हैं। सफाई से नहीं डर जाती, आज भाजपा से डरती है। सारे रेपिस्ट किसके होते हैं? भाजपा के होते हैं। और नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि नारी शक्ति का सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। तो यह प्राथमिकता है कि लड़कियों के साथ रेप करिए, लड़कियों के यौन शोषण करिए, लड़कियों के साथ में और भी बहुत कुछ कीजिए, उनके सेक्स रैकेट चलाइए और साथ कहिए हम सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो यह नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने किया है और यह आदित्यनाथ ने किया। तो इससे आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। तो इस तरह के हालात आपने पैदा जब कर दिए हो तो निश्चित रूप से लगता है कि आप क्या कर रहे हैं। सच तो यह है, बांटने का काम, काटने का काम तो असल में बीजेपी करती है। इसीलिए बटोगे तो कटोगे और न जाने क्या क्या करके एक रहोगे सेफ रहोगे टाइप के नारे बीजेपी ही तो देती है। कांग्रेस तो कहती है अनेकता है हमारे देश में, अनेकता में एकता। राम मनोहर लोहिया यही कहते थे कि भारत का सच ये है कि जातियां एक सच है, इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इन्हें जोड़ने का काम होना चाहिए। वही राहुल गांधी का और यही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी। उन्होंने कहा था कैसे 2000 से अधिक करीब जातियां। तो ये संविधान के एक मूल में जो छिपा है वो उन सब को एक साथ जोड़ने का है, जो काम राहुल गांधी करते हैं। यही मोदी को, भाजपा को, आरएसएस को तकलीफ देता है, क्योंकि जब आप जुड़ जाएंगे तो मोदी और उनका पूरा भाजपा आरएसएस का जो नैरेटिव है वो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा और वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो फैसला तो आपको करना है। बाकी मैंने बताया क्योंकि अब 2 राज्यों के चुनाव हैं, इसमें बहुत निर्णायक है, हक की लड़ाई है, लड़ना है क्योंकि दूसरी तरफ पूंजीपति हैं और पूंजीपतियों को मुनाफे दिए जा रहे हैं। जय